मैं चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि क्लास को शुरू किया जाए। आप क्लास शुरू करें। जी सर। इसमें जोश में है। जी सर। ओके। ये भी फॉर्मेलिटी के सभी को मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा, मेरा नमस्कार सभी लोगों को। आज जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि डेमो है, या मतलब हम एस्ट्रोलॉजी कैसे सिखाते हैं। मेरा सिखाने का कुछ अलग ही तरीका है। जैसा कि आप लोग कोर्सेज करने जाते हैं, तो कोर्सेज करते समय क्या रहता है कि आप लोगों को इतनी चीजें सिखा दी जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे करें। तो प्रेडिक्शन करने का जो नियम है, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रोडक्शन जो है कैसे करना है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये चीजें सारी आज मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, क्योंकि डेमो क्लास है। तो डेमो क्लास के अंदर ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पूरा पढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक तरीका जो होता है पढ़ाने का, वो चीजें जो है आपको पता लगेंगी कि कैसे हम पढ़ाते हैं। क्या रहता है कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, हम भाव, राशि, ग्रह, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी तो बहुत अच्छी तरह ले लेते हैं और हमें आ भी जाता है कि कैसे ग्रह का मतलब क्या है, भाव का मतलब क्या है, राशियों का मतलब क्या है और युतियां क्या होती हैं। लेकिन जब हम प्रोडिक्शन करने बैठते हैं तो हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं सी आ जाती है कि हम प्रोडिक्शन कैसे करें। तो प्रोडिक्शन करने के एक्चुअली के अंदर कुछ नियम होते हैं, जो नियम आपको हो सकता है कि पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नियम ऐसे हैं कि जब हम प्रोटेक्शन करते हैं तो उन नियमों का हमें जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले जब हमारे पास में कुंडली आती है तो हमें जातक के लग्न का अध्ययन करना चाहिए कि जातक का लग्न कैसा है। और लग्न हम जानते हैं कि उसके अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या शुभ ग्रह है या पापी ग्रह बैठे हैं लग्न में, और लग्नेश कहां बैठा है। सबसे बड़ी चीज होती है लग्नेश, कि लग्न का जो स्वामी है वो किस स्थान पर बैठा हुआ है। अगर वो अच्छे स्थान पर बैठा है तो आपको अच्छे प्रभाव देगा। अगर वो पीड़ित है किन्हीं और ग्रहों से तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए सबसे पहले जानकारी लेना चाहिए हमें कि लग्न हमारा या लग्नेश पाप ग्रहों से दृष्टिगत है, उसकी अवस्था कैसी है, लग्न हमारा बली है या नहीं है। ये चीजें सारी हमें याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूं, 10-11 नियम जो मैंने अपनी 25 साल के प्रैक्टिस के अंदर बनाए हैं, जो कि किताबों में भी लिखे हुए हैं। उन नियमों के आधार पर अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको काफी सहूलियत होगी। मैं आपको एक पीपीटी भी शेयर करूंगा जिसमें कि आप देख भी सकते हैं। इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ये दिखाई दे रही है पीपीटी मेरी आपको? रतन जी, आपको दिखाई दे रही है पीपीटी? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, भाव का बल। जब भी हम किसी भाव के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हम जैसा कि आपको पता है कि हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। इन्हीं के आधार पर सारी चीजें बनती हैं और किसी का भी कोई प्रोडक्शन निकालते हैं, इन्हीं के आधार पर हम लोग निकालते हैं। तो जैसे ही आपके पास में हॉरोस्कोप आता है, कुंडली आती है, सबसे पहले हमें उसका प्रश्न देखना कि उसका प्रश्न क्या है। उसका प्रश्न जो है किस भाव से संबंधित है। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि 12 भाव होते हैं, हर भाव एक डिपार्टमेंट है। जिस तरह ऑफिस के अंदर आपने देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट होता है, या बैंक में जाएं तो एक डिपार्टमेंट होता है कि यहाँ पर कैश जमा होगा, यहाँ पर कैश निकाला जाएगा, यहाँ एफडीआं होंगी, यहाँ इंक्वायरी है। तो हर डिपार्टमेंट एक अलग अलग होता है। उसी प्रकार से हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव है और 12 भाव एक डिपार्टमेंट है, जिसका मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लग्न जो है व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। दूसरा जो है धन भाव होता है। तीसरा पराक्रम का भाव होता है।
चौथा सुख साधन का भाव होता है। पांचवा जो है संतान शिक्षा का भाव होता है। छठवां जो है ऋण रोग शत्रुओं का भाव होता है। और सप्तम भाव जो है ये अपने हमारे पति पत्नी वैवाहिक जीवन का रहता है। अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव मृत्यु का होता है, आयु का होता है। और भी चीजों के होते हैं जो मैं बता रहा हूँ, यही नहीं कि एक दो चीजें जो बता रहा हूँ यही है, ये मैं आपको मुख्य मुख्य चीजें बता रहा हूँ। नवम भाव जो है ये हमारे यात्राओं का, लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा, धर्म ज्ञान का रहता है। दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। 11वां भाव जो है हमारा, उससे हम लाभ भाव देखते हैं, लाभ हमें होगा कि नहीं होगा। और 12वां भाव हमारा व्यय का भाव है, जिसके अंदर कि हम जेल, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा, ये सारी चीजें देखते हैं। अब मैं बता रहा था कि जैसे कि जातक कोई आता है उसका कोई प्रश्न होता है, मान लीजिए संतान के ऊपर प्रश्न है या उसकी नौकरी का प्रश्न है। अगर संतान का प्रश्न आता है तो हम पांचवा भाव देखेंगे, और नौकरी का आता है तो हम कर्म क्षेत्र देखेंगे, छठवां और दसवां। बता रहा हूँ मैं। छठवां भाव भी नौकरी से संबंधित होता है और 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता है। अगर इस तरह से वो सवाल करता है तो उसके सवाल के बाद में हमें क्या क्या चीजें देखनी है उस कुंडली के अंदर। तो जो भी सवाल है उस भाव का बल देखें क्या है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि संतान के विषय में देखना है, शिक्षा के विषय में देखना है, तो हम पंचम भाव देखेंगे। तो पंचम भाव का बल देखेंगे कि वो कितना है। बल का मतलब ये है कि उस पंचम भाव में ग्रह कैसे है, उन ग्रहों पर विचार करेंगे। क्या शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। अगर शुभ ग्रह है तो अच्छे फल देंगे, और अशुभ है तो अच्छे फल नहीं देंगे। और शुभ और अशुभ ग्रह की स्थिति पर हम विचार करते हैं, ये हमारा नियम है। तीसरा, पहला भाव बल देखा, फिर उनमें बैठे हुए ग्रहों का विचार देखा, फिर उसके बाद शुभ अशुभ की स्थिति देखी। फिर क्या देखना है कि भाव, यदि भाव में लग्नेश स्थित हो तो उसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए। मान लीजिए पंचम भाव में लग्नेश बैठा है, लग्न का स्वामी बैठा है, तब हम उसके ऊपर विचार करेंगे। और यदि उस भाव के अंदर कोई ग्रह है तो उस ग्रह का बल, बल मतलब उच्च का है, नीच का है, कैसा है। अगर उच्च का है तो अच्छे फल देगा, स्वराशि का है तो उसके बाद के फल देगा, और अगर नीच का है तो खराब देगा। इस तरह से हम उनके भावों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो भाव कैसा है। उसी भाव के हिसाब से हम आगे जो है पूरा उसका विवरण करते हैं। अगला नियम है कि जिस भाव की हम वर्णन करने वाले हैं, निर्णय देने वाले हैं, क्या वो भाव त्रिकोण में है, केंद्र में है, या त्रिक भाव का स्वामी है। केंद्र रहते जो भाव होते हैं वो हमारे 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र भाव है। त्रिकोण जो है वो लग्न, पांचवा और नवम, ये त्रिकोण होते हैं। और त्रिक भाव जो है ये छठा, आठवां और 12वां, इसको हम त्रिक भाव कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो सवाल हमारे पास आया है क्या वो केंद्र से संबंधित है, त्रिक भाव से संबंधित है, या केंद्र से संबंधित है। तो उसको पर विचार करके हम प्रेडिक्शन करते हैं। अब ये भाव जो है क्या किसी पापी ग्रह से दृष्ट है, क्योंकि दृष्टियों का बहुत अधिक महत्व रहता है। तो उस भाव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। यदि शुभ भाव की दृष्टि है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और यदि अशुभ भाव की दृष्टि है तो उसके खराब रिजल्ट मिलेंगे। फिर आते हैं हम योगों पर चर्चा करते हैं। ये पहले देख लिया हमने, भाव बल, उसकी दृष्टियां, त्रिकोण है, केंद्र है, ये सारी चीज देखने के बाद में हम आते हैं कि उस कुंडली के अंदर कोई योग बन रहा है क्या, कोई अच्छा योग है क्या। अगर कोई शुभ योग या कोई गजकेसरी योग या कोई माला योग, इस प्रकार के योग अगर बन रहे हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा योगों के ऊपर भी, तो योग अच्छे हैं तो वो भाव अच्छे फल दे रहा, और अच्छे योग नहीं है तो वो फल जो है अच्छे नहीं दे रहा। मान लो आपका योग कोई खराब बन रहा है, गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है तो वो खराब इफेक्ट देगा। अगर कोई महालक्ष्मी योग बन रहा है तो अच्छे फल देगा। अब भाव में उसके स्वामी की स्थिति देखना कि जिस भाव का वर्णन हम करने वाले हैं, जिस भाव के बारे में हम निर्णय देने वाले हैं, उस भाव का स्वामी मतलब राशि स्वामी, राशि स्वामी कहाँ बैठा है और वो कैसा है, क्या वो पीड़ित है या नहीं है, उसके ऊपर हमें विचार करना।
इसके बाद में हम देखते हैं कि भाव के स्वामी का परस्पर एक दूसरे के स्थान में होना, इस पर विचार किया जाता है। क्या कोई राशि परिवर्तन है क्या? मान लीजिए सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, पंचम भाव का है, और वो बैठ गया है आपका सप्तम भाव में। सप्तम भाव में तुला राशि है, और तुला राशि का स्वामी जो है पंचम भाव में बैठ गया है शुक्र। तो इनका क्या है? राशि परिवर्तन हो गया। यदि राशि परिवर्तन है, अच्छे फल देगा, बशर्ते कि पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो। तो ये चीज देखते हैं। अगला है और लास्ट आपका, भाव के कारण ग्रह की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि उस ग्रह की क्या स्थितियां हैं, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि ग्रह हमारा क्या क्या करता है, उसके क्या क्या फल होते हैं। अगर वो उच्च का है तो क्या फल देता है, नीच का है तो क्या फल देता है। ये 11 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि हमें जब कुंडली में किसी भी जातक के प्रश्नों का उत्तर देना है तो हमें ये चीजें देख ले, तो हमारा प्रोडक्शन जो है बहुत एक्यूरेसी में और बहुत अच्छा आएगा, अगर ये चीजों का वर्णन हम जानते हैं या जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद क्या चीजें आती हैं? इसके बाद आती है युतियां, कि कौन कौन से ग्रह आपस में इकट्ठे बैठे हैं, उनकी आपस में संबंध है या नहीं है। जैसे मान लीजिए शनि और चंद्र किसी भाव के अंदर बैठा है, तो शनि और चंद्र का अच्छा योग नहीं होता, इसको विष योग कहते हैं। मान लीजिए सूर्य और राहु बैठ गए, और सूर्य और राहु दो ग्रह बैठे हैं, और राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है, जैसे कि हम लोग पितृदोष भी बोलते हैं। अगर सूर्य और राहु बैठा है उस भाव के अंदर, जिस भाव से संबंधित जातक प्रश्न कर रहा है, तो नेचुरली है कि उसे पितृदोष लगा हुआ है, तो उसका इलाज हमें बताना है। अगर छठवें भाव में बुध केतु बैठे हैं और छठवें भाव से संबंधित कोई प्रश्न है, तो ऐसा जातक नपुंसक होगा, जेल जरूर जाएगा। और अगर ये बुध केतु सातवें भाव में बैठा है तो उसको बदनामी के योग मिलेंगे। तो इस तरह से हम युतियों से भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। ये 2 युतियां मिल जाएं या 3 मिल जाएं या 4 मिल जाएं तो उसके क्या प्रभाव आएंगे, क्योंकि अकेला ग्रह है वो एक अलग बात है, 2 ग्रह हैं उसके रिजल्ट अलग हो जाते हैं। जैसे बुध और शुक्र है, दोनों शुभ ग्रह हैं, ये दोनों आज इकट्ठे बैठे होंगे तो ऐसा जातक कला प्रेमी होगा, कोई ना कोई कला से संबंधित होगा, उसको कोई ना कोई कला आती होगी। अब हो सकता है कि वो कला में माहिर ना हो, तो उसको माहिर कैसे करना है वो हम बाकी के ग्रह देखकर कि उसकी तरक्की कैसे हो, तो हम उसका अंदाजा लगाते हैं। तो गुरु चंद्र है, गुरु चंद्र अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो जातक बहुत सुंदर होगा। आंख बंद करके कह सकते हैं कि गुरु चंद्र जिसके सप्तम भाव में बैठे हैं वो बहुत सुंदर दिखने में होगा, जैसे हीरो या हीरोइन होते हैं तो उस तरह से उनकी चेहरे होंगे। गुरु और राहु बैठ जाए एक साथ, अगर गुरु और राहु की युति है तो ऐसे जातक को सांस की बीमारी होगी जब इनकी दशाएं आएंगी। शुक्र और केतु सप्तम भाव में बैठ जाएं तो विवाह देरी से होता है। जिस भी महिला की कुंडली के अंदर शुक्र और केतु सप्तम भाव में होंगे तो उसका विवाह देरी से होगा, मतलब विवाह में काफी अड़चने आएंगी। अब है 3 ग्रह मंगल शनि केतु, मंगल शनि केतु या मंगल शनि राहु सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक का तलाक होगा, 2 विवाह योग हो जाते। तो ये जातक का तलाक जो है वो नहीं होना है अगर मंगल राहु केतु, मंगल राहु शनि ये तीनों हो, या मंगल शनि और केतु हो। इसी तरह से एक और योग बता देता हूं मैं आपको, सूर्य शुक्र। यदि सूर्य शुक्र चौथे भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव में बैठ जाएं, चौथे भाव में बैठ जाए सूर्य शुक्र तो 2 विवाह योग बनते हैं, और मंगल शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी 2 विवाह योग होते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर किसी की कुंडली में चौथे भाव में सूर्य शुक्र है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसके 2 विवाह योग हैं। उसका फिर उपचार है, उपचार करिए। और मंगल शुक्र है सप्तम भाव में तब भी 2 विवाह योग बनते हैं। और यदि मंगल शनि और बुध इसका संबंध हो जाए किसी भी भाव के अंदर, ऐसे जातक का नजर बहुत लगती तो उसकी नजर उतारनी पड़ती। शुक्र और गुरु अगर 12वें भाव में हो तो महिलाओं द्वारा बदनामी होती है पुरुष की। अगर पुरुष की कुंडली के अंदर
शुक्र और गुरु 12वें भाव में बैठे हैं तो महिलाओं द्वारा उसकी बदनामी जरूर होगी। तो इस तरह से ये योग होते हैं। ये कुछ योग मैं आपको बता रहा हूं, काफी योग है। तो ये युतियां जो बनती हैं, ये योग जो बनते हैं, इनके रिजल्ट फिक्स्ड है, फिक्स फार्मूले है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिख जाता है कुंडली के अंदर, आप उसको बता सकते हैं कि आपके साथ ये चीज होने वाली। इसी तरह से कई राजयोग होते हैं, जैसे नीच भंग राजयोग। मान लीजिए आप कोई कुंडली देख रहे हैं, उसके अंदर कोई ग्रह नीच का है, तो नीच भंग भी होता है। तो नीच भंग जब होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है वो ग्रह। वो कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं कि यदि किसी कुंडली में एक उच्च का ग्रह के साथ एक नीच का ग्रह बैठ जाए, उच्च और नीच दोनों बैठ जाए, तो नीच भंग राजयोग बनता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि शुक्र और बुध मीन राशि में बैठ जाए, बुध नीच का होता है मीन राशि के अंदर, शुक्र भी साथ में बैठ गया, एक उच्च का हो गया एक नीच का हो गया, तो उसका नीच भंग हो जाएगा। जो बुध जो है नीच का है, वो नीच के प्रभाव नहीं देगा। इसे कहते हैं हम नीच भंग राजयोग। ये भी कुंडली के अंदर देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि यदि हमें कोई ग्रह नीच का दिख रहा है तो क्या वो भंग हो रहा है। अगर वो भंग हो रहा है तो उसके जो है रिजल्ट जो है अच्छे आएंगे। इस पर दूसरा नियम भी है नीच भंग राजयोग का। यदि कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है और उसका स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो, मतलब लग्न से जैसे केंद्र स्थान क्या होते हैं 1 4 7 10, या चंद्रमा से 1 4 7 10 हो, तो कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि गुरु मकर राशि में बैठा है तो वो नीच का कहलाएगा, और उसका स्वामी कौन है, शनि। शनि जो है चंद्रमा से चौथे स्थान पर बैठ जाए या 7वें पर बैठ जाए या 10वें पर बैठ जाए तो नीच भंग हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है। इस कुंडली में देखिए, गुरु जो है मकर राशि में नीच का बैठा है, लेकिन इसका स्वामी शनि जो है चौथे भाव में लग्न से भी चौथा है और चंद्रमा से भी चौथा है। तो चंद्रमा से केंद्र में आ गया, लग्न से भी केंद्र में आ गया। यहां पर गुरु का नीच भंग हो गया। यहां गुरु नीच के प्रभाव नहीं देगा बल्कि अच्छे प्रभाव देगा, क्योंकि यहां पर नीच भंग हो गया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जिससे कि हमारा प्रोडिक्शन गलत हो जाता है। अब देखिए अगला नियम क्या है नीच भंग राजयोग का। यदि किसी कुंडली में नीच ग्रह के स्वामी की दृष्टि नीच ग्रह पर पड़ जाए तो नीच भंग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसका बताता हूं। ये देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है नीच राशि के अंदर, वृश्चिक राशि का, तो ये नीच का है। लेकिन अष्टम भाव का जो स्वामी है वो मंगल है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल जो है दूसरे भाव में बैठा है और दूसरे भाव से चंद्रमा को देख रहा है, मतलब नीच ग्रह का स्वामी अपनी ही राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग कहलाएगा। यहाँ चंद्रमा बुरे प्रभाव नहीं देगा बल्कि अच्छे प्रभाव देगा। इस तरह से ये चीजें देखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ये नीच भंग राजयोग बताया मैंने, योग बताए, युतियां बताई। एक चीज और आती है विपरीत राजयोग। एक विपरीत राजयोग भी होता है जो कि हमें कुंडली के अंदर देखना बहुत आवश्यक है। यदि हम इसको नहीं देखेंगे तो हमारा प्रोडिक्शन गलत हो सकता है। इसके अंदर क्या कंडीशंस है विपरीत राजयोग के अंदर? सबसे पहले हमें लग्नेश देखना। लग्नेश बलवान होना चाहिए, यानी कि 10 या 20 डिग्री का लग्नेश हो। और उसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि वो त्रिक भाव में ना बैठा हो। त्रिक भाव यानी कि 6, 8 और 12, इन भावों में लग्नेश ना हो। और तीसरा क्या है, लग्नेश नीच राशि में ना बैठा हो। तब जो है विपरीत राजयोग बनने के चांसेस हो जाते हैं। ये कंडीशन तो पहले लागू करनी है। उसका लग्नेश देखना है, बलवान हो, त्रिक भाव में ना हो और नीच राशि का ना हो। ये कंडीशन तो लग्नेश की है।
और उसके बाद ये देखना है कि किसी जातक की कुंडली में छठे भाव का स्वामी अष्टम या द्वादश भाव में विराजमान होता है। जब अष्टम भाव का स्वामी द्वादश या छठे भाव में होता है तो फिर या द्वादश छठे या आठवें भाव में होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। मतलब ये कि 6, 8, 12 के स्वामी अपने ही 6, 8, 12 में कहीं भी बैठे हो और लग्नेश बलवान हो तो विपरीत राजयोग हो जाता है। इसके नाम भी दिए हुए हैं, जैसे हर्ष है, सरल है, विमल है। ये 3 प्रकार के विपरीत राजयोग होते हैं। हर्ष का मतलब है कि जब छठे भाव का स्वामी अष्टम या 12वें में आ गया तो उसको हर्ष विपरीत राजयोग कहलाता है। और यदि कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी छठे या 12वें में आ जाए तो सरल राजयोग कहलाता है। और जब द्वादश भाव का स्वामी छठे या 8वें भाव में आ जाए तो विमल राजयोग कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि जो त्रिक भाव है 6, 8, 12, इसमें जो राशियां लिखी हो उसका स्वामी 6, 8, 12 में ही कहीं बैठ गया हो तो विपरीत राजयोग हो जाता है। वो बुरे प्रभाव नहीं देता, वो अच्छे प्रभाव देता है। एग्जाम्पल में भी आपको मैं दिखा देता हूं विपरीत राजयोग का। ये है विपरीत राजयोग। ये देखिए, छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। छठे भाव का स्वामी बुध है, कहां बैठ गया है? अष्टम भाव में। और अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, ये कहां बैठ गया है? छठे भाव में। ये दोनों बैठे हैं तो दोनों अच्छे हो गए, विपरीत राजयोग बन गया। अगर एक भी होता, अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बुध बैठ जाता तो बुध खराब नहीं होता, या छठे भाव का स्वामी बुध 12वें में बैठ जाता तब भी विपरीत राजयोग बन जाता। यहाँ 2 बन रहे हैं, एक छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा, दूसरा अष्टम भाव का स्वामी छठे में बैठा। यहाँ पर मंगल भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है और बुध भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया 11 नियम पहले तो, कि आपको कौन कौन से कुंडली देखने से पहले किन किन चीजों का विशेष ध्यान देना है। फिर युतियां, कि 2 ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तीसरा, योग कौन कौन से बन रहे हैं, क्या नीच भंग राजयोग है या नहीं है, अगर कोई ग्रह नीच का है तो वो भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। विपरीत राजयोग, क्या विपरीत राजयोग बन रहा है, अगर विपरीत राजयोग बन रहा है अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, महादशा। क्योंकि क्या रहता है कि कुंडली में जितने भी ग्रह हैं ये जिंदगी भर इफेक्ट नहीं देते, ये तब इफेक्ट देते हैं जब उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा आती है, तब उनको वो ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, तभी वो रिजल्ट देते हैं। जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव के अगर अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और अगर बुरी स्थिति में है तो बुरे रिजल्ट देंगे। इसलिए महादशा देखना भी आवश्यक होता। अब महादशा कैसे स्टार्ट होती है ये थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। जब जातक का जन्म होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी से पहली महादशा स्टार्ट होती है, भोग्य काल को हटाकर। चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी की महादशा बच्चे के पैदा होने से ही स्टार्ट होती है, भोग्य काल को माइनस करके। तो वहां से महादशाएं स्टार्ट होती है। और जो महादशाएं स्टार्ट होती हैं तो महादशाएं के अपने अपने वर्ष निर्धारित है। मान लीजिए अगर सूर्य की स्टार्ट हुई है तो सूर्य 6 वर्ष का रहेगा। अगर चंद्रमा से शुरू हुई है तो चंद्रमा 10 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद मंगल आ जाता है, मंगल 7 वर्ष का रहता है। फिर राहु है, राहु का जो समय है वो 18 वर्ष है। उसके बाद जो है गुरु है, गुरु का जो टाइम है वो 16 वर्ष का है। शनि है, 19 वर्ष रहता है। बुध जो है 17 वर्ष तक रहता है। केतु जो है 7 वर्ष रहता है। शुक्र है 20 वर्ष रहता है। ये महादशाएं हैं। इसी के अंदर अंतरदशाएं आती है, प्रत्यांतर दशा आती है, वो कम समय की होती है, वो इतने समय की नहीं होती। वो भी निकालने का तरीका हम पढ़ाते हैं जब इसको समझाते हैं, तो कैसे अंतरदशा निकालनी है,
कैसे प्रत्यांतर निकालना है, कितने समय का होता है, कितने समय तक रहेगा, ये सारी चीजों का वर्णन हम लोग करते हैं। इसके बाद में आता है नक्षत्रों का ज्ञान। नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र हैं। ये 27 के 27 फिक्स होते हैं। देखिए जैसे कि ये चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर मेष राशि कालपुरुष कुंडली बनाई हुई है। ये मेष राशि में आपको अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ये 2.25 नक्षत्र मिलेंगे। 2.25 कैसे हैं? अश्विनी के 4 चरण होते हैं, भरणी के भी 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण। इस प्रकार एक भाव के अंदर 9 चरण होते हैं। एक चरण 30 डिग्री 20 अंश का होता है और एक नक्षत्र 13-20 का होता है। इस तरह से टोटल जो है इनका 30 डिग्री आता है। तो कोई भी ग्रह जब इसके ऊपर विचरण करता है, इन नक्षत्रों से होता हुआ गुजरता है। ये नक्षत्र फिक्स है, ये नहीं बदलते। ग्रह विचरण करता है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि मान लीजिए कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है, वो ग्रह की अगर डिग्री 13-20 के अंदर है तो अश्विनी नक्षत्र में होगा। 13-20 से 26-40 में चला गया, 26 डिग्री से ऊपर हो गया तो वो भरणी नक्षत्र में होगा। और उसके बाद 26-40 से 30 डिग्री तक कृत्तिका के नक्षत्र में होगा। इसी तरह से 2.25 नक्षत्र का विचरण करता है कोई ग्रह जब वहां होता है। और इन ग्रहों की, नक्षत्रों के ग्रह भी है। जैसे अश्विनी का जो स्वामी है वो केतु है, भरणी का शुक्र है और कृत्तिका का सूर्य है। बाकी के जो 3 इसके चरण बचे वो दूसरी राशि में चले जाएंगे। यहां फिर से वही सूर्य का नक्षत्र शुरू होगा और उसके 3 चरण आएंगे, जो कि अगर ग्रह 10 डिग्री का है तो सूर्य के नक्षत्र में है, 10 से ऊपर आ गया तो वो चंद्र के नक्षत्र में आ जाएगा। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। क्या वो नक्षत्र का स्वामी उस ग्रह का मित्र है या शत्रु? अगर मित्र है अच्छे प्रभाव देगा और अगर शत्रु है तो बुरे प्रभाव देगा। इस तरह से हम नक्षत्रों के स्थिति के अनुसार जो ग्रह विचरण करते हैं उनसे अंदाजे लगा लेते हैं। इसी में गंडमूल नक्षत्र आते हैं। 6 गंडमूल नक्षत्र हैं। जो जंक्शन होता है 9 नक्षत्रों का एक सेट है इसका, 9 3 27 और ग्रह भी 9 है। केतु से स्टार्ट होते हैं, बुध पे समाप्त होते हैं। केतु के जितने भी नक्षत्र हैं और बुध के जितने भी नक्षत्र हैं ये सब गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, क्योंकि 4 भाव के बाद में फिर से ये शुरू हो जाता है केतु। यहाँ अश्विनी में केतु शुरू हुआ था, यहाँ मघा में केतु शुरू होगा और इधर धनु में मूल में केतु शुरू होगा। तो केतु के ये 3 नक्षत्र आपके गंडमूल नक्षत्र हुए। और आखिरी जो नक्षत्र होते हैं बुध, जैसे वृश्चिक राशि में लास्ट था ज्येष्ठा बुध था, ठीक है, इधर अश्लेषा बुध था और इधर आपका जो है रेवती बुध का नक्षत्र है। तो इस तरह से ये जो है बुध और केतु के नक्षत्र जो है ये गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, जो कि अच्छे नहीं कहे गए। इस प्रकार से हम इनका वर्णन करते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। अच्छे नक्षत्र में है तो अच्छे फल देगा, बुरे नक्षत्र में है तो बुरे फल देगा। तो हम नक्षत्रों के वर्णन से भी पूरा निकाल लेते हैं। फिर आते हैं हमारे योग। कुछ योग बनते हैं, जैसे कि चंद्रमा से भी योग बनते हैं और सूर्य से भी योग बनते हैं। चंद्रमा से योग बनने वाले योग हैं जैसे सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग। ये 3 योग जो है चंद्रमा से बनते हैं। बाकी कमेंद्रुम योग भी बनता है, गज केसरी भी बनता है। तो चंद्रमा से ये सुनफा, अनफा, दुर्धरा और कमेंद्रुम, ये जो योग बनते हैं इनका मतलब ये है, आपको ये बता देता हूं मैं। सुनफा योग तब बनता है यदि चंद्रमा से, जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उसके दूसरे भाव में कोई ग्रह सूर्य को छोड़कर हो, उसको सनफा योग कहते हैं। अगर वो शुभ है तो अच्छे फल देगा, अशुभ है तो बुरे प्रभाव देगा। और अनफा योग किसे कहते हैं? यदि चंद्रमा से 12वें भाव में, मतलब पीछे कोई ग्रह है तो वो अनफा योग कहलाता है। इसका भी यही कंडीशन है, शुभ ग्रह बैठा है तो अच्छे फल,
अशुभ बैठा है तो बुरे प्रभाव। तीसरा आता है दुर्धरा योग। और यदि चंद्रमा के दूसरे भाव में और 12वें भाव में दोनों में कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको दुर्धरा योग कहते हैं। अगर वो दोनों में शुभ ग्रह बैठे अच्छे, यदि एक शुभ और एक अशुभ है तो मीडियम, और दोनों पापी हैं तो खराब। इस तरह से हम इसका प्रोडिक्शन करते हैं। ऐसे आता है केमंद्रुम योग। यदि चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं हो, मतलब चंद्रमा के दोनों तरफ दूसरा और 12वां भाव खाली हो, कोई ग्रह ना बैठा हो, उसे केमेंद्रुम योग कहते हैं। ये योग अच्छा नहीं माना गया, ये अशुभ कहलाता है, शुभ नहीं होता है। इस तरह से ये योग बनते हैं, इन योगों की चर्चा करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये कोर्स मैंने 21 दिन का डिजाइन किया हुआ है कि 21 दिन में आपको मैं ये सारी चीजें जो बता रहा हूं, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद भी और चीजें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं, जिसमें कि प्रोडक्शन आता है कि आप प्रोडक्शन कैसे देंगे। कोई ग्रह की युति है तो उसको उपाय कैसे करेंगे। 2-3 प्रोडक्शन भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे बुध केतु का मैं बता रहा था, छठे भाव में है तो आदमी जेल जरूर जाएगा, बदनामी के योग होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अगर बुध केतु किसी के सप्तम भाव में बैठे हैं या छठे भाव में तो वो अच्छे नहीं होते हैं, तो उसका उपाय क्या है। 2-3 उपाय मैं बताने जा रहा हूं आपको, उन्हें भी देख लीजिए। एक कांच के बर्तन में दूध भर लीजिए और उसके ऊपर कांच का ही ढक्कन लगा लीजिए, और किसी खेती वाली जमीन में, जहां खेती होती हो, बंजर जमीन ना हो, वहां जाके जमीन में गाड़ दें। अगर वहां जाके जमीन में गाड़ देंगे तो ये बुध केतु के जो बदनामी के योग आपके बने हुए हैं, ये बदनामी के योग नहीं बनेंगे। मैं बता रहा था कि सूर्य, बुध और शुक्र, ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है तो आपको 80% कुंडलियों में मिलेगा। क्योंकि सूर्य के पास में बुध और शुक्र होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं, और हमेशा ये अक्सर एक भाव में होते हैं या थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र जब बुरे प्रभाव देते हैं, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है शुक्र को जला देता है। सूर्य बुध तो बुधादित्य योग बनाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र जो है ये अच्छा नहीं है। शुक्र खराब हो जाता है, पैसे की कमी हो जाना, ठीक है, पत्नी से अनबन होना, ये सारी चीजें शुक्र के खराब होने से हो जाती है, क्योंकि शुक्र पत्नी होती और धन होता है। महालक्ष्मी है, लक्ष्मी जो है वो शुक्र है। तो सूर्य के पास में जब शुक्र आ जाता है तो शुक्र जल जाता है। तो ये योग अक्सर मिलते हैं। तो इसका जो उपाय है, तो जातक को चांदी का छल्ला अंगुली में धारण करें एक, या तांबे के बर्तन में एक तांबे का लोटा ले ले, उसके अंदर साबुत मूंग भर दे, हरे रंग की जो होती है साबुत मूंग भर दे, और उसके ऊपर तांबे का ही ढक्कन लगाकर पीतल का टांका लगवा ले। ये गैस वेल्डिंग वाले जो लोग होते हैं तो उनके पास रॉड होती है पीतल की, तो उससे वो गैस से वेल्डिंग कर देते हैं। तो एक लोटा लेके तांबे का, उसके ऊपर तांबे का ढक्कन लगाइए, अंदर मूंग साबुत भर दीजिए और पीतल का टांका लगवा लीजिए। इसको बुधवार के दिन बहते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। जिसका जिस राशि में ये योग बना हुआ है सूर्य बुध शुक्र का, उतनी बार वो जल प्रवाह करे। अगर 6 नंबर में है तो 6 बार, 4 नंबर में है तो 4 बार, 8 नंबर में है तो 8 बार, उतनी बार उसको करना। इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन जनरली नुकसानदायक होता है, सूर्य बुध और राहु। सूर्य बुध और राहु की युति जब भी मिलेगी आपको, अपनों से धोखा मिलेगा। ऐसे जातक, एक व्यक्ति का मैसेज, उसके अपने ही उसको धोखा देंगे, आई वांट टू, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से ग्रहण लग जाएगा और बुध भी खराब हो जाएगा। राहु बुध बुध को खराब करेगा, सूर्य राहु सूर्य ग्रहण करेगा, उसको समस्याएं आएंगी। तो इसमें क्या, सूर्य ग्रहण का उपाय करना तथा चंद्रमा का उपाय करना। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण के लिए आप पितृदोष की पूजा करा सकते हैं। नारायण नागबली की पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर में, वहां जाके आप इसकी पूजा करवाइए। और अगर आप नहीं जा पा रहे तो टेम्परेरी इलाज है उसका। टेम्परेरी इलाज क्या है कि वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला ले लें। वजन का 10वां हिस्सा, मान लीजिए 50 किलो का वजन है तो 5 किलो कच्चा कोयला लेकर अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है।
ब्लड रिलेशन वाला कोई भी घुमा सकता है, कोई भी उसका ब्लड रिलेशन का है, जैसे भाई है, माँ है, पिता है, तो वो घुमा सकते हैं। पत्नी नहीं घुमा सकती क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में नहीं आती है। तो 7 बार आप सिर से घुमाएं। रविवार के दिन, संडे के दिन बहती नदी में जल प्रवाह कर दें। या ग्रहण सूर्य आ रहा हो आसपास, तो सूर्य ग्रहण के समय इस उपाय को कर ले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है 21 दिन का अपना एक कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें कि ये मैं सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूँ। कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन के क्या क्या रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट से आपको क्या क्या उपाय करने हैं, ये सारी चीजें मैंने बना के रखी हुई है। और ये 21 दिन के अंदर मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। सभी को धन्यवाद सब आप लोगों का, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।